हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का विजुअल आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि जो ये क्लास आपकी चल रही है ये यूपी आरओ एआरओ का जो 2024 का री एग्जाम होना है दिसंबर में, उसके लिए चलाया जा रहा है क्रैश कोर्स की क्लास। और आप सभी लोगों में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो कि हमारी पहली क्लास से जुड़े होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्रैश कोर्स का 11 नंबर का क्लास है। और इसमें जो भी विद्यार्थी मेरे पहले क्लास से या कुछ क्लासों को देखे होंगे उनको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग सारी चीज़ों को एक जगह समग्र रूप से अच्छे से पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। और उसी पे आपको बस बार 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 बाद में क्या करना है, रिवीजन करना है, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से आपके जहन में बस जाएं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार स्थिति में चल रही होगी, बहुत ही शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी आपको समस्या आ रही है तैयारी से रिलेटेड तो आप विजुअल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में स्वतंत्र हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान वहाँ से कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, 2-3 क्लास और मॉडर्न हिस्ट्री की होगी, उसके बाद से हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे, फिर इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी शुरू करेंगे। इस तरीके से हम अपने क्लास को लेकर के चलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको बस करना क्या है कि बार 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 जो शॉर्ट नोट्स आप बना रहे हो उसको रिवीजन करना है। उसको आप जितना रिवीजन करोगे उतना शानदार तरीके से आप देखोगे कि वो चीज़ें आपके जहन में बस जाएंगी। क्योंकि आरओ एआरओ में फैक्ट के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए तो मैं आपको हल्की हल्की कहानी बताते हुए चल ही रहा हूँ। तो थोड़ी हम लोगों की क्लास ये फास्ट चल रही है, तो इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको थोड़ी समस्या आ रही होगी, तो वो लोग संपर्क कर सकते हैं, अपने जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ पे समय की नज़ाकत को देखते हुए हमें फास्ट चलना पड़ रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम भी करीब आते जा रहा है एक एक दिन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे की तरफ जरूर बढ़ाइए। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है, रात रात और भर के कंटेंट बनाता हूँ मैं। ठीक है, फिर वो कंटेंट आपको देता हूँ, बस आपको कुछ नहीं करना है, गर्दन झुका करके पढ़ना है। और जब आप वो पढ़ लोगे एक बार अच्छे से, तो आप देखोगे एक दिन अधिकारी बन करके जब आप निकलोगे, तो फिर आप कभी जीवन में पछताओगे नहीं। आपको हर वो चीज़ें मिलेंगी जो आप आज चाहत रखते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आज की यह 11 नंबर की क्लास है। आपने पिछले नंबर जो 10 नंबर की क्लास थी उसमें देखा था, जो भी संगठन बनाए गए, जो भी समाज सुधारक बनाए गए, जो भी आपने देखा प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक ना, जो भी सभाएं बनाई गई वो कहीं ना कहीं जो भारत में व्याप्त कुरीतियाँ थी, किसमें, जो भी धर्म और संस्कृति में, उसको लेकर के सुधारने के लिए बनाई गई थी। ये सब आपने एक जगह पढ़ा था। आज की श्रृंखला में हम पढ़ेंगे जो भी हमारे समाज में सुधार किए गए, जैसे विधवा पुनर्विवाह को सही किया गया, सती प्रथा को बंद किया गया, बाल विवाह को बंद किया गया, ऐसे ठगी प्रथा को बंद किया गया। ये सारी चीज़ों से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम एक क्लास में ये सारे जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए ये हम आज कंप्लीट कर लेंगे अपनी 11 नंबर की क्लास में। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, एक बार वीडियो को प्यार जरूर दीजिएगा मेरे प्यार साथियों। आपकी क्लास रेगुलर बेसिस पे चलेगी, एकदम आप बिल्कुल गट्स के साथ रहिए, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, आपकी क्लास नहीं रुकने वाली है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चलिए आज की क्लास का श्री गणेश करते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आज की क्लास का श्री गणेश करने से पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कि 19वीं सदी के जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए, जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन आपने देखा था कि कल वाली क्लास में, बाकी जो सामाजिक सुधार किए गए वो कौन कौन से सुधार किए गए, किस अधिनियम के तहत किए गए, किस गवर्नर जनरल ने सुधार किया और किसके सहयोग से सुधार किया गया, यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को पूरे क्लियर करेंगे। हम एक बार में अगर कोई एक टॉपिक उठा रहे हैं तो उसको हम पूरा शुरू से लेकर के अंत तक उस टॉपिक को खत्म कर दे रहे हैं। जैसे आपने अर्थव्यवस्था वाला चैप्टर देखा था, जो हमारी 9वीं क्लास थी, उस अर्थव्यवस्था वाले में हमने क्या किया था कि आपको पूरा शुरू से लेकर के 1757 से लेकर के 1947 तक की जितने भी अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था वाली रणनीतियां रही, जिससे कि उन्होंने भारत के अर्थव्यवस्था को क्या किया, एक तरीके से खोखला किया, निगेटिव किया, ये सारी चीज़ों को हमने एक जगह पढ़ा था। तो एग्जाम में यही हमारे लिए फायदा करेगा। छितरी बितरी चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, जो भी छितरी हुई चीज़ें हैं, जो भी
फैली हुई चीजें हैं उनको एक जगह केंद्र बिंदु में ला करके केंद्रित करके उसे बस बार बार रिवीजन करना है। तो ठीक है, इसमें मेरे बहुत प्यारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, तो वो रिवीजन कर लेंगे। बाकी जो विद्यार्थी अभी उतना नहीं पढ़े होंगे वो इसको पढ़ करके और बार बार रिवीजन कर लेंगे। एक दो बार आप वीडियो को स्पीड को फास्ट करके अगर पढ़ लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जहन में चीजें बस जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, 19वीं सदी के सामाजिक सुधार क्या क्या हुए, वो सामाजिक सुधार हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि जो हमारे महत्वपूर्ण नेता आए, जो भी महत्वपूर्ण, जैसे आपने देखा कि दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जो भी व्याप्त बुराइयां थी उनको खत्म कराने का बहुत प्रयास किया, और एक हद तक वो खत्म कराएंगे भी, ये ध्यान रखिएगा। उसी में आता है, उसी क्रम में हमारा पहला शिशु वध प्रथा। याद रखिएगा, शिशु वध प्रथा। जैसे आपने देखा होगा कि शिशुओं का वध कर दिया जाता था, शिशुओं को गोद में ही मार दिया जाता था, तो यह भी एक प्रथा थी। इस प्रथा के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा, शिशु वध प्रथा 13वीं सदी में राजपूतों और बंगालियों में प्रचलित थी। कहाँ पे? राजपूतों और बंगालियों में। गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, जॉन सोर ने 1785 के बंगाल नियम, याद रखिएगा रोमन अंक में यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि आप जैसे देखते हैं ना कि 10 और ये क्या है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आप कह सकते हैं बंगाल नियम 21 और 1804 के नियम 45 द्वारा इस क्रूर अमानवीय प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया। ध्यान रखिएगा, जो शिशुओं में वध की प्रथा थी, जैसे आपने देखा होगा कि पहले के समय में क्या होता था कि जब लड़कियां पैदा होती थी तो लोग उनको गोद में ही मार देते थे। मतलब कि कहीं ना कहीं क्या होता था कि आज भी वो प्रचलन देखने को मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो चीज़ें बंद हो रही हैं, क्योंकि हमारी सरकार धीरे धीरे जागरूक हो रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ऐसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो उसी तरीके की एक प्रथा थी जो कि राजपूतों और बंगालियों में थी, शिशु वध प्रथा। तो याद रखिएगा, इस शिशु वध प्रथा को खत्म कौन करेगा? जो गवर्नर जनरल जॉन सोर होगा, यह 1785 के बंगाल नियम के तहत इसको क्या करेगा? खत्म करेगा। देखिएगा, सर्वप्रथम बनारस के रेजिडेंस जोनाथन डंकन ने इस प्रथा को बंद करवाने हेतु प्रयास किया। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि भाई शिशु वध प्रथा, शिशु वध जो प्रथा थी, इसको सबसे पहले किसने बंद करवाने की बात की या प्रयास किया? तो आप कहिएगा जोनाथन डंकन के द्वारा सबसे पहला प्रयास किया गया था, और गवर्नर जनरल सर जॉन सोर के द्वारा इस प्रथा को बंद करवाया गया पूर्णतः। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजपूताना के लिए शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तथा लॉर्ड हार्डिंग ने बालिका शिशु हत्या पर निषेध किया था। तो याद रखिएगा, जो बेंटिक था वो शिशु वध प्रथा पे लास्ट में जाके वो भी एग्री होता है, सर जॉन सोर के नियम जो लागू किया था उस पे वो भी एग्री होता है कि हाँ सही बात है, शिशु वध नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा यहीं पे कि बालिका शिशु हत्या निषेध किसने किया था, तो लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड हार्डिंग कौन सा है? ये वही लॉर्ड हार्डिंग है मेरे प्यारे भाई, जिसके समय में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, और आपने देखा था कि क्या हुआ था, जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी भारत आई थी, और 1911 में क्या हुआ था, जो आपका बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, और उसी समय आपकी जो दिल्ली से सॉरी कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की बात की गई, जो कि 1912 में स्थानांतरित हुई थी। तो ये वही लॉर्ड हार्डिंग है जिसके ऊपर बम फेंका गया था और ये बच गया था, और इसके कुछ करीबी थे वो मारे गए थे, एक दो लोग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये था शिशु वध प्रथा, ठीक ना। इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें थी वो आपको देख लेना है, बस 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से देख लेना है। सती प्रथा इसी के क्रम में आता है। सती प्रथा को देख लीजिए आप सभी लोग। सती प्रथा, सती प्रथा आप पुर्तगालियों के समय से पढ़ते चले आए हैं। आपने देखा था कि किस तरीके से अल्बुकर्क कहता है, बेवकूफ बनाता है भारतीय लोगों को कि हम सती प्रथा का अंत करा रहे हैं, लेकिन वो उसका तो पीछे का विचार क्या था कि हम पुर्तगालियों की संख्या को और बढ़ाएं, ठीक ना। इस वजह से वो सपोर्ट कर रहा था राजा राम मोहन राय का, ठीक ना। तो याद रखिएगा, ये सती प्रथा बहुत ही प्रचलित रही है, इस पे बहुत सारे मूवियां भी बनी हैं, आपने देखा भी होगा, मंगल पांडे एक पिक्चर बना उसमें भी सती प्रथा को दिखाया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होता था कि जब किसी स्त्री का पुरुष मर जाता था तो उसकी लाश जब जलाने जाते हैं तो उस पे उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था कि भैया जब इसकी पत्नी है तो इसी के साथ जल करके ये भी मर जाए, ठीक है। ये सोचो कितना गलत बात होता था। आज के समय में अगर आप सोचोगे तो आपका एक तरीके से हाड़ कांप जाएगा, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वही सती प्रथा है, और आप 5 स्टार की रेटिंग लगाना, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। देखना, अकबर, सिकंदर, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क और फ्रांसीसियो ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। यहाँ तो किताब में लिख दिया गया है ना, अब आप देखो यहाँ किताब में जब लिख दिया गया है तो बच्चे कहेंगे अरे भाई पुर्तगाली गवर्नर
अल्बुकर्क सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये तो बस क्या करना चाह रहा था, पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए करना चाह रहा था। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किया, ये भी रोकने का प्रयास किया, इसलिए इसका नाम हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, जो आपका मुगल बादशाह अकबर था, जो आपका सिकंदर था, और जो ये आपका पुर्तगाली गवर्नर आपका अल्बुकर्क हुआ, इन तीनों ने भी सती प्रथा को रोकने का बहुत प्रयास किया था। चाहे वो अपने हित के लिए प्रयास करें, चाहे अहित के लिए प्रयास करें, लेकिन प्रयास किया था इन लोगों ने, ध्यान रखिएगा। आधुनिक भारत में राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक, याद रखिएगा कल ही मैंने बताया था, संवाद कौमुदी के माध्यम से इस प्रथा पर क्या किया, जोरदार प्रहार किया और सरकार पर दबाव बनाया कि यह प्रथा खत्म की जाए। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपसे किताब का नाम पूछा जाता है कि संवाद कौमुदी किस, तो आप कहिएगा राजा राम मोहन राय का है। अब हो सकता है एक नया ट्रेंड अगर इसमें आ जाए, आपसे एग्जामिनर घुमाना चाहे, तो एक स्टेटमेंट देगा कि संवाद कौमुदी में सती प्रथा के अंत की बात की गई है, संवाद कौमुदी में बाल विवाह के अंत की बात की गई, संवाद कौमुदी में विधवा पुनर्विवाह की बात की गई है, संवाद कौमुदी में शिशु वध की प्रथा की बात की गई है। ऐसे आपसे एक स्टेटमेंट देता है। और क्या स्टेटमेंट देता है भाई, यही सारी चीजें आपको स्टेटमेंट के तौर पे एग्जामिनर दे देता है। बस आपको क्या है कि जागरूकता से अपने माइंड को खोल करके और अच्छे से पढ़ना है। तो याद रखिएगा, जो संवाद कौमुदी थी, ये जो राजा राम मोहन राय की किताब थी, इस संवाद कौमुदी में क्या होता है कि सती प्रथा के अंत के जोरदार प्रयास किए जाते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा। क्योंकि उस समय में आप देखे होंगे कि सोशल मीडिया थोड़ी ना रहता है कि आज के समय में आप डाल दी एक वीडियो बना के वायरल हो गया, नहीं। उस समय किताबों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और भी माध्यम से लोगों पे जागरूक किया जाता था और सरकार पे दबाव बनाया जाता था, ताकि सरकार को लगे कि भाई ये तो दबाव हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत, नियम जरूर याद रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि नियम नहीं कभी पूछा है, लेकिन नियम आपसे यहाँ पे दे सकता है। नियम 17 के तहत सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया, तो आप कहते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। या किसके सहयोग से लगा, आप कहते हैं राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर आपसे एक स्टेटमेंट दे दे कि सती प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध 1829 के नियम 16 के तहत लगाया गया, तो आप कहिएगा नहीं, गलत है। 1829 तो सही है, लेकिन नियम कौन सा है, 17 के तहत इस पे प्रतिबंध लगाया गया, ये हमें ध्यान रखना है। याद रखिएगा, प्रारंभ में यह प्रतिबंध सिर्फ बंगाल पर लागू था, बाद में पूरे देश पे लागू किया गया। तो यह भी एक चीज याद रखिएगा कि जो सती प्रथा का अंत किया गया, सबसे पहले बंगाल में किया गया और उसके बाद से पूरे देश में इसको लागू किया गया था। क्योंकि ये जो एक एक लाइन है ना, ये मैंने इसीलिए रखा है यहाँ पे पीपीटी में, क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट एग्जामिनर बना सकता है। क्योंकि मान लो सपोज दैट अभी तक मान लो आपने नहीं पढ़ा था, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, मानता हूं, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सती प्रथा का अंत किसने किया, तो आपको यही लगता है कि अच्छा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अंत किया तो पूरे भारत में किया होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे एग्जामिनर आपसे फंसा सकता है, क्योंकि आरओ का एग्जाम है, याद रखिएगा। छोटे छोटे फैक्ट्स दे देते हैं, तो पहले बंगाल में लागू हुआ, उसके बाद पूरे देश में लागू हुआ। तो यह एक आपको बात यहाँ पे जाननी बहुत जरूरी है। अब आइए देखते हैं दास प्रथा। आपने देखा होगा कि जबरन दास बना लेना, आपने देखा था जब अर्थव्यवस्था हम पढ़ा रहे थे, जब ब्रिटिशर्स की, तो उसमें आपने देखा था कि एक प्रथा थी, गदनेदारी प्रथा। उसमें क्या था कि जो जो वर्कर था, अपने मालिक के खेतों में काम करता था, उनसे वो कुछ पैसा लेता था, उसके ब्याज के बदले जीवन भर, आजीवन वह उनके यहाँ काम करता था, दास बना रहता था। मतलब दास का मतलब वही था कि जो जबरन लोगों को दास बना लिया जाता था, उनको स्वतंत्र जीवन नहीं जीने दिया जाता था। तो इस दास प्रथा को भी खत्म किया जाएगा। आइए देखते हैं किसके द्वारा। देखिएगा, सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक। अब भैया फिरोज शाह तुगलक कौन है, ये देख लो, कौन है भाई, तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक। जब आप पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, तो उसमें आप 5 वंशों को पढ़ते हैं, उसी 5 वंश में एक तुगलक वंश आता है। उसी तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, और बाद में अकबर जो मुगल बादशाह था, इस पर प्रतिबंध लगाए थे, किस पे, दास प्रथा पे। याद रखिएगा, जो यह फिरोज शाह तुगलक है, इसको तुगलक वंश का बड़ा ही उदारवादी शासक माना जाता है। और आपने जो देखा है होगा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के 5वें मंजिले का निर्माण भी यही फिरोज शाह तुगलक करवाया था। और अकबर भी अपने समय में थोड़ा सा उदार भी था और उग्रवाद, मतलब एक तरीके से आप कहें तो हल्का था, लेकिन उदारवाद भी था, ये ध्यान रखिएगा। तो याद रखिएगा, जो दास प्रथा है, यह फिरोज शाह तुगलक और अकबर, इन दोनों ने खत्म करने का प्रयास किया था। अब एग्जामिनर यहाँ पे, मैंने यहाँ पे, अब आप कहोगे कि सर ये बताओ, आपने तो यहाँ पे मध्यकालीन भी कुछ चीजें को सबमिट कर लिया, ऐसा क्यों, आपने मॉडर्न पढ़ा रहे हैं।
देखो, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। अगर हम चाहते कि रट्टू तोता बनो तो हम क्यों पढ़ाते, आप खुद ही पढ़ लेते सारी चीजें। हम अपने अनुभव के आधार पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। इस मंच के माध्यम से हम आपको वो चीजें सिखा रहे हैं। अब यहाँ देखो, मान लो सपोज दैट कि दास प्रथा का अंत, तो आपने पढ़ा है कि कार्नवालिस के द्वारा दास प्रथा का क्या कर दिया गया, व्यापार बंद करवा दिया गया, ठीक है। अब आपको लगा कि अच्छा कार्नवालिस का, लेकिन इसके पहले भी दासों के अंत के लिए किस किस ने काम किया, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना, तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक और अकबर, इन दोनों ने इस प्रथा को बंद करवाने का काम किया था। अपने समय में इन्होंने बंद करवाया, उसके बाद जो शासक है चालू करवा दिया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कार्नवालिस, याद रखिएगा, जो वायसराय था, दासों का व्यापार बंद करवा देता है। और याद रखिएगा, लॉर्ड एलनबरो जो होता है, इसको 1843 में एक्ट 5 के द्वारा दासता को एकदम पूर्ण गैर कानूनी बना देता है। तो याद रखिएगा कि जो दास प्रथा थी उसको पूर्णतः बंद कराने वाला कौन सा वायसराय था, लॉर्ड एलनबरो। कब करवाया, 1843 में करवाया। किस नियम के तहत, तो एक्ट 5 के द्वारा करवाया था। लेकिन इस लॉर्ड एलनबरो के समय से पहले भी पूर्णतः प्रतिबंध लगवाया। उसके पहले भी क्या कुछ लोगों ने बंद करवाया था क्या इसको, तो यस, फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने अपने अपने शासनकाल में इसको बंद करवाया था। कार्नवालिस ने इनका व्यापार बस बंद करवा दिया था, क्योंकि दासों को जबरन उठा करके एक जगह से क्या करके वहां जबरन इनसे काम कराया जाता था। याद रखिए, लॉर्ड एलन पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, लेकिन इसके पहले भी कुछ लोगों का प्रयास है, ये भी आपको देख करके जाना है। क्योंकि एग्जामिनर बड़ा चतुर है, आपने देखा होगा इस बार क्वेश्चन दे दिया था कि जो साइमन कमीशन है भारत में 2 बार आया, एक स्टेटमेंट दे दिया। अधिकतर लोग कहेंगे अच्छा भैया साइमन कमीशन गठित हुआ, एक ही बार तो भारत आया और उसी समय लाला लाजपत राय की लाठी लगने से मृत्यु हो गई, फिर साइमन गो बैक भाग गया, उसके बाद कहाँ आया होगा, लेकिन आया था। समझ में आया, 1929 में भी आया, वो 2 बार आया, तो यही स्टेटमेंट दे दिया। तो इसलिए आपको दास प्रथा पढ़ना है तो सिर्फ रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको पीछे की चीजों को भी जानना है थोड़ा थोड़ा, कि क्या किसी ने प्रयास किया था क्या। तो जैसे आपने अभी देखा कि जो आपका सती प्रथा था, तो उसमें भी अकबर, अलबुकर्क, आपने देखा था कि इन्होंने बंद कराना चाहा था अपने अपने समय में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, आपको कुछ इस तरीके से लेकर के चीजों को चलना है। अब आइए देख लेते हैं विधवा पुनर्विवाह। जो विधवाओं का पुनर्विवाह की बात होती थी, कि मान लीजिए जब सती प्रथा बंद हो गई, तो स्वाभाविक सी बात थी कि पहले के समय में, क्या आज के समय में तो थोड़ी बहुत चीजें सुधरी हैं। आपने देखा होगा कि जैसे किसी पत्नी का पति अगर मर जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग शादी नहीं करते हैं, कहते हैं अरे भाई ये ऑलरेडी शादीशुदा थी, क्या शादी करो। तो कहीं ना कहीं लोग एक तरीके से आप देखते होंगे कि बहुत ज्यादा उम्र वाले से शादी कर देंगे, या जिसका तलाक हुआ होगा उसी से करा देते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है। अरे भाई क्या हो गया, वो भी तो इंसान है, वो उसने जानबूझ के तो अपने पति को मारा नहीं, अगर वो अच्छी है तो इसमें शादी करने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये मेरी विचार है, अब हो सकता है सबके विचार अलग अलग हो। तो जब सती प्रथा को बंद किया गया, तो अब ये देखा गया, एक समस्या आने लगी कि भाई विधवाओं की पुनर्विवाह नहीं हो पा रहे हैं। मतलब कि विधवा पुनर्विवाह के नियम भी बनाने चाहिए, ताकि लोग जो हों वो विधवाओं से शादी कर सके और उनका घर बार बस सके, कि वो उनके साथ अपना जीवन बिता सकें। क्योंकि अकेले जीवन बिताना संभव नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा एक उम्र के बाद आपको एक हमसफर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि एक समय पे सबको क्या करना है, ऊपर की तरफ चले ही जाना है, डेथ सबकी होगी ही होगी। तो कोई यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ एक समय पे आपको जरूरत पड़ेगी, ये याद रखिएगा। तो विधवा पुनर्विवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए याद रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास किया। 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया। याद रखिएगा कौन, दयानंद सरस्वती को मत समझ लीजिएगा, वो तो कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में उन्होंने देखा था, उन्होंने दूसरा काम किया, उन्होंने जो कुरीतियां थी धर्म में, संस्कृतियों में, उसको दूर करने का काम किया। लेकिन विधवा पुनर्विवाह की अगर बात आएगी, तो याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, याद रखिएगा, इस विधवा पुनर्विवाह के लिए कानून बनाया गया था। और याद रखिएगा 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या किया गया, विवाह वैध कर दिया गया, और इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया। मतलब ये कहा जाने लगा कि जो विधवा हैं उनसे अगर कोई व्यक्ति शादी करके बच्चे पैदा करता है, तो वह अब वैध माना जाएगा, लीगल माना जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। तो याद रखिएगा, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पास हुआ था, आप कहिएगा 1856 में लागू किया गया। और किसके सहयोग से किया गया, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से किया गया, ठीक ना। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। आगे देखिए, डीके कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे, अरे वही फर्ग्यूसन कॉलेज आपने देखा था कि अभी पिछले वाली क्लास में स्थापना किया गया था। डीके कर्वे ने स्वयं एक विधवा से विवाह किया, और 1893 में विधवा विवाह मंडली तथा 1899 में
पूना में विधवा आश्रम खोला। मतलब कि स्वाभाविक सी बात है, अगर मान लीजिए अगर आपको समाज को कोई चीजों से लेकर के जागरूक करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको वहां पे पहले दिखाना होगा कि देखो भाई हम बदल रहे हैं तो अब आप भी बदलो। ठीक है, तो याद रखना यही डीके कर्वे ने खुद विधवा से शादी किया था, ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि 1856 का जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हो गया, उसके बाद 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसको नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं, गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय पारित किया गया था। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रह्म मैरिज एक्ट या इसी को दे देता है नेटिव मैरिज एक्ट, किसके द्वारा पारित किया गया, आप कहिएगा नॉर्थ ब्रुक के द्वारा पारित किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, कब पारित किया गया था ये नेटिव मैरिज एक्ट, जब 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हो गया, उसके बाद किया गया था 1872 में, और नॉर्थ ब्रुक द्वारा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, इसका उद्देश्य था अंतर जाति विवाह व विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता प्रदान करना। मतलब कि जो आप अंतर जाति विवाह करते हैं, जो एक दूसरे एक अलग अलग जाति दो लोग मिलकर के अगर विवाह करते हैं, इनको और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने के लिए ये नेटिव मैरिज एक्ट आया था। बस आपको ये अपने दिमाग में थोड़ा सा सुन लेना है, ताकि आपको स्टेटमेंट दिया जाए तो आप वहां पे कर सको। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नेटिव मैरिज एक्ट का मतलब आपसे एक स्टेटमेंट दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखिएगा, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देना प्रदान करना, यही नेटिव मैरिज एक्ट था जो 1872 में आया मेरे प्यारे साथियों, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो 1856 में यहाँ पे आपने देखा कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह आया है, ये केवल और केवल हिंदू जो विधवा महिला थी उनकी विवाह को वैध बनाने के लिए आया, उनसे जो पैदा होने वाले बच्चे थे वैध बनाने के लिए आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि नेटिव मैरिज मैरिज एक्ट किसने पारित किया, तो आप कहिएगा कि गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के द्वारा पारित किया गया था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। आइए देख लेते हैं भाई बाल विवाह क्या था। ये बाल विवाह जो था, कि आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि आपके मम्मी का बहुत कम उम्र में शादी हो गया, या आपकी नानी का दादी का बहुत कम उम्र में शादी कर दिया गया था। तो बाल विवाह अब तो सरकार ने नियम बना दिया है कि भैया 18+ लड़की होनी चाहिए, लड़का 21+ होना चाहिए, तब यहाँ पे क्या होगा, शादी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो यही बाल विवाह था। अब यह बाल विवाह किसने खत्म किया, किसके प्रयासों से खत्म किया गया, आइए देखते हैं। देखिएगा, अंग्रेजी सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए 3 अधिनियम बनाए। कौन कौन से भाई, पहला नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872, मतलब जो 1872 वाला आया नेटिव मैरिज एक्ट, जो अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान कर रहा था, इसके तहत भी बाल विवाह को क्या किया गया, प्रतिबंध किया गया। क्योंकि स्वाभाविक है कि यह विवाह से संबंध रखता था, तो जब विवाह से संबंध रखता था तो भी एक्ट लगाया जाएगा, इसमें भी नियम लगाए जाएंगे कि भैया बाल विवाह आप नहीं करोगे, आप एडल्ट हो तो अंतरजातीय विवाह या विधवा पुनर्विवाह करोगे तो हम आपको मान्यता देंगे। तो याद रखिएगा, बाल विवाह के लिए 3 अधिनियम कौन कौन से थे। पहला था नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872, दूसरा आया सम्मति आयु अधिनियम 1891, और तीसरा आया शारदा अधिनियम 1929। याद रखिएगा, ये 3 जो अधिनियम बनाए गए ये बाल विवाह से संबंध रखते हैं। आपसे मान लीजिए एक तरफ दे दे कि मैच द फॉलोइंग करिए, और दे दे शारदा अधिनियम 1929, या दे दे सम्मति आयु अधिनियम, और दे दे कि या तो सन दे दे या तो दे दे किससे संबंध रखता है। तो आप कहिएगा तीनों के तीनों बाल विवाह से संबंध रखते हैं, बाल विवाह को रोकने का काम करेंगे। आइए देख लेते हैं कि इन तीनों अधिनियमों में क्या अलग अलग बातें की गई, ये हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेटिव या सिविल मैरिज एक्ट 1872। अब ये क्या है भाई, आओ देख लेते हैं। देखना, इसमें 14 वर्ष से कम आयु की लड़की और 18 वर्ष से कम आयु के लड़के का विवाह वर्जित कर दिया गया। याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट में क्या किया गया, 14 वर्ष से लड़की कम नहीं होनी चाहिए, लड़का 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो शादी नहीं, ठीक है ना। ये अगर रहेगा, ये क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल कर रहे हैं कि 14 वर्ष का लड़का है या उससे अधिक है, लड़की 18 वर्ष की है या उससे अधिक है, तब यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट के तहत 1872 के तहत शादी होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, लड़की का उम्र और लड़के का उम्र। दूसरी बात, इस अधिनियम को लाने में केशव चंद्र सेन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो याद रखिएगा, इससे जुड़े हुए थे, पूछेगा नहीं लेकिन ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम का हिंदू मुस्लिम अन्य मान्यता प्राप्त धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये याद रखिएगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, बस आपको यही जानना है कि 14 वर्ष से कम उम्र की लड़की ना हो और लड़के की उम्र 18 वर्ष से कम ना हो,
ये अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तब आप यहाँ की इसके एक्ट के तहत शादी करने के लायक हैं। बाकी अंतरजातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, उसको मान्यता तो ये देता ही देता था क्योंकि विवाह का था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आओ देख लेते हैं सम्मति आयु अधिनियम, जो बाल विवाह से संबंध रखता था, जिसको एज ऑफ कंसेंट बोलते हैं, 1891 में जो लागू किया गया। अब इसमें क्या था भाई, सबसे पहले तो यहाँ जानने का प्रयास करना कि आप मान लो बार बार पढ़े हो सम्मति आयु अधिनियम, आपने बार बार पढ़ा क्या, सम्मति आयु अधिनियम, और एग्जाम में दे दिया एज ऑफ कंसेंट। एज ऑफ कंसेंट दे दिया तो अब आप कंफ्यूज हो गए, अरे भाई एज ऑफ कंसेंट क्या है, खुजलाने लगे इसे दिमाग। तो याद रखना, कभी कभी इंग्लिश मीनिंग इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आपसे दे देता है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में दिया, आप पीवाईक्यू अगर पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, तो याद रखिएगा सम्मति आयु अधिनियम को ही एज ऑफ कंसेंट बोलते थे। 1891 में लागू किया गया। इसके तहत क्या किया गया, इस अधिनियम को पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी के प्रयासों से आ पाया और इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। देखना, ध्यान रखना, सबसे पहले आपसे पूछेगा सम्मति आयु अधिनियम किसके द्वारा लाया गया, आप कहना बहराम जी मालाबारी के द्वारा। अब इसमें किया क्या गया, जो अभी नेटिव मैरिज एक्ट जो आया था जिसमें लड़कियों की उम्र 18 वर्ष थी, वह लड़कियों की उम्र को अब कम करके क्या कर दिया गया, 12 वर्ष कर दिया गया, कि अब 12 वर्ष तक आप शादी कर सकते हैं। यही इसमें एक बदलाव किया गया। याद रखिएगा, तिलक ने इस एज ऑफ कंसेंट एक्ट का विरोध करते हुए इसमें भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप बताया था। ठीक ना, कि भैया इतने कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दो, अभी वो मैच्योर ही नहीं हुई हैं, तो क्या यहाँ क्या वो कर पाएंगी। ठीक ना, तो ये ध्यान रखना। तो 12 वर्ष इसमें बस उम्र कर दिया गया था। 18 वर्ष जो नेटिव मैरिज एक्ट था उसको कम करते हुए 12 वर्ष किया गया था। यह था सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट 1891। अब आ जाओ देख लेते हैं शारदा एक्ट 1929, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 स्टार का मतलब, 5 स्टार का मतलब कि यहां से आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। शारदा एक्ट सबसे पहले कब आया, 1929 में आया, ये आपको ध्यान रखना है। डेट बहुत आपको मायने रखता है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में दे सकते हैं ये, याद रखिएगा। 1929 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को संशोधित करके शारदा एक्ट नाम दिया गया। देख रहे हो क्या करा है, जो अभी आपने देखा कि नेटिव मैरिज एक्ट था जिसमें लड़कों की उम्र 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, लड़कियों की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये बात कही गई थी। फिर आपने देखा था कि एज ऑफ कंसेंट, जिसको सम्मति आयु अधिनियम कहते हैं, इसमें कहा गया बहराम जी मालाबारी ने इसको लागू करवाया, कहा गया कि इसमें 12 वर्ष लड़कियों की उम्र कर दी गई। याद रखना, इसी सम्मति आयु अधिनियम एज ऑफ कंसेंट का नाम बदल करके शारदा एक्ट 1929 में कर दिया गया। और याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसके अंतर्गत विवाह की आयु 14 वर्ष कर दी गई लड़की की और 18 वर्ष कर दी गई लड़के की, फिर से निर्धारित कर दी गई। तो अब इसको भूलना नहीं है, बाल विवाह आपको याद रखना है, नेटिव मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट इसको बोलते हैं, और आपका तीसरा शारदा एक्ट। तो आपने पढ़ा है कि नेटिव मैरिज एक्ट में 14 वर्ष लड़कियों की आयु और लड़कियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फिर आपने देखा कि बहराम जी मालाबारी ने कहा कि नहीं, 12 वर्ष लड़कियों की उम्र करो, किसके, सम्मति आयु अधिनियम के तहत, एज ऑफ कंसेंट के तहत। लेकिन फिर इसी का नाम बदल करके शारदा एक्ट 1929 में कर दिया गया, और फिर जो नेटिव मैरिज एक्ट वाली चीजें थी वही वाली लागू कर दी गई कि लड़कों की, अब यहाँ पे क्या कर दिया गया, यहाँ पे चीजें बदल दी गई, जो लड़की की उम्र 12 वर्ष है अब 14 वर्ष हो जाएगी और लड़के की उम्र 18 वर्ष कर दी जाए। ये था आपका शारदा एक्ट। याद रखिएगा, इस अधिनियम को पास करवाने में अजमेर निवासी डॉक्टर हरविलास शारदा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट। चलिए आइए देख लेते हैं स्त्री शिक्षा से रिलेटेड क्या बातें कही गई हैं, इसमें क्या सुधार कराया गया। आपने देखा था स्त्रियों में जो शिक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं पहले एक तरीके से दाजादाजी रहता था, मतलब कि एक भेदभाव किया जाता था। आपने देखा था कि कोविड में बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले लोगों ने अपने बच्चियों का पढ़ाई छुड़वाया। बच्चों को पढ़ाते रहे लेकिन बच्चियों को छुड़वाया, क्यों, क्योंकि उनको दिमाग में ये भर दिया गया कि भैया ये तो दूसरे के घर की हैं, इनको तो शादी करके दूसरे घर भेज देना है। और आपने देखा था कि सरकार ने कई सारे नियमों के तहत पैसे भी लोगों के खाते में डलवाए थे। वो सरकार की पीछे की सोच ये थी कि लोग अपने लड़कियों की पढ़ाई सबसे पहले छुड़वाएंगे, जब उनके पास पैसा रहेगा तो नहीं छुड़वाएंगे। याद रखिएगा, कुछ परसेंटेज तो कम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। स्त्री शिक्षा को लेकर के भी प्राचीन समय से बड़ा ही इस तरीके से एक गंभीर मुद्दा बना चला आया है। देखिएगा, ईसाई मिशनरियों ने 1819 में कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की। ठीक है, जेईडी बेथुन ने 1849 में कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि कलकत्ता में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो जेईडी बेथुन ने किया था। कब, 1849 में। अब यहाँ देखो, अब आप कहोगे अरे सर
ईसाई मिशनरी इतना अच्छा काम कैसे कर दिए। यहाँ पे देखिए ना, कलकत्ता में तरुण स्त्री सभा की स्थापना कर रहे हैं और बालिकाओं को पढ़ाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो देखो वो सब बेवकूफ बना रहे थे। वह इसलिए यहाँ पे सपोर्ट कर रहे थे कि भारतीयों को लगे अरे भाई हमारे बच्चियों के लिए ईसाई मिशनरी यहाँ पे क्या कर रही है, इस तरीके से शिक्षा कर रही है। लेकिन वो तो चाह रहे थे कि जो लड़कियां पढ़ेंगी उनको पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित करना चाह रहे थे, पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित करना चाह रहे थे। उनके पीछे का रीजन ये था, ये ध्यान रखना। इस वजह से ये यहाँ पे शिक्षा में काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखना। आधिकारिक तौर पर 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच में पहली बार स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया था। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ लेगा कि पहली बार स्त्री शिक्षा पे बल किस में दिया गया था, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच में दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। अब यहीं पे देखिएगा, जब स्त्री शिक्षा की बात होगी तो प्रोफेसर कर्वे महोदय के द्वारा 1916 में पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसका नाम श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय था। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1927 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना पुणे में हुई थी। तो ये तो 3 पॉइंट है जो आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि पुणे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो डी.के. कर्वे के द्वारा किया गया। उस विश्वविद्यालय का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय था। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो पुणे में हुई। कब हुई? 1927 में की गई। यह आपको ध्यान रखना है। आइए अब देख लेते हैं निम्न जाति आंदोलन। निम्न जाति आंदोलन आपने देखा होगा, हमेशा शुरू से ही जो अनुसूचित जाति थे उनको दबाया गया था। तो स्वाभाविक सी बात है, एक हद तक आप दबा पाओगे, उसके बाद से उनके अंदर भी धीरे धीरे उग्रता आएगी और वो आंदोलन की तरफ देखेंगे। तो निम्न जातियों के लिए जो आंदोलन हुआ था, इसमें आइए देखते हैं कैसे यहाँ पे सुधार हुआ। ये आंदोलन हिंदुओं की निम्न जातियों या उपजातियों द्वारा किए गए थे। उनके असंतोष का मुख्य कारण उच्च वर्गों द्वारा उनका सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक आधार पर शोषण करना था। ये जातिगत आंदोलन दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से हुए थे। तो अब इस निम्न जाति आंदोलन के तहत कुछ यहाँ पे सुधार किए गए, कुछ समाज बना करके इनको देख लेते हैं कि क्या क्या थे। क्योंकि आपने देखा था कि उच्च वर्गों के द्वारा हिंदुओं में जाते था, उच्च वर्गों के द्वारा निम्न वर्गों को सताया जाता था। तो आइए देख लेते हैं इसमें हम लोग कि इसके लिए क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या समाज बना करके इन निम्न जातियों के सुधार की बात की गई। देखिएगा, सत्य शोधक समाज सबसे पहले याद रखिएगा। सत्य शोधक समाज याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1873 में की जाएगी। कहाँ पे? बंबई में। और ज्योतिबा फूले के द्वारा किया जाएगा। कई बार आपसे पूछ लिया है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। कहाँ? बंबई में 1873 में किया गया। और आगे देखिएगा, दीन मित्र नामक समाचार पत्र द्वारा प्रचार और गांव गांव में जाकर सड़कों पर विभिन्न तमाशे करने से सत्यशोधक समाज की लोकप्रियता और बहुत ज्यादा बढ़ गई। और आगे कह रहा है कि जो फूले की, ज्योतिबा फूले की मृत्यु के बाद केशव राय जेठे और दिनकर राव ने सत्यशोधक समाज का नेतृत्व किया। मतलब कि सत्यशोधक समाज किससे संबंध रखता है? जो निम्न जाति आंदोलन थी उनसे संबंध रखता है। उनको समाज में एक समान प्रतिनिधित्व मिल सके, इसके लिए इन लोगों ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से, ज्योतिबा फूले ने क्या किया, उनके लिए काम किया। बाकी उनकी मृत्यु के बाद अगर आपसे पूछेगा तो केशव राव जेठे और दिनकर राव ने क्या किया था, इस सत्यशोधक समाज को आगे बढ़ाया था। ठीक ना? तो याद रखिएगा, सत्यशोधक समाज का संबंध किससे है? निम्न जाति आंदोलन से है। ऐसे भी आपसे मैच द फॉलोइंग दे सकता है, तो ध्यान रखिएगा, इस सारी बातों को सुनते रहिएगा आप सभी लोग। अब देखिए, एझवा आंदोलन। एझवा आंदोलन क्या था देखना। एझवा आंदोलन में क्या हुआ, इसको अरुविपुरम आंदोलन भी कहते हैं। याद रखिएगा सबसे पहले, तो ये कई किताबों में आपको नहीं मिलेगा। एझवा आंदोलन को अरुविपुरम आंदोलन भी बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1888 में केरल के श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया था। इनका नाम याद रखिएगा। और यह भी मुख्य रूप से अस्पृश्यता से ही रिलेटेड था, कि अस्पृश्यता जो छूआछूत है उसको समाप्त किया जा सके। इसी के लिए यहाँ पे इस आंदोलन को भी चलाया गया था। तो याद रखिएगा, एझवा आंदोलन पूछे या इसी का एक नाम विपुरम आंदोलन पूछे, थे दोनों का संबंध याद रखिएगा। नाम दोनों अलग अलग हैं लेकिन सेम ही काम कर रहे हैं। ये निम्न जाति आंदोलन से संबंध रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलिए देखते हैं ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले एक अच्छी कैरेक्टर हैं इतिहास में, ठीक है। तो इनके बारे में भी आपसे पर्सनल चीजें पूछ ली जाती है, इनकी किताबों के नाम पूछ लिए जाते हैं। देखिएगा, इनका पूरा नाम याद रखिएगा ज्योतिराव गोविंद राव फूले था। याद रखिएगा, अधिकतर बच्चे यहाँ समझ लेते हैं कि ज्योतिबा फूले नाम है तो यह एक महिला रही होंगी। नहीं, यह एक महिला नहीं थी, यह एक पुरुष थे। ठीक है ना? टोपी लगाए रहते थे। आप उनका गूगल पे पिक्चर सर्च करिएगा, आ जाएगा। ज्योतिबा फूले, याद रखिएगा इनका पूरा नाम क्या है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले। ठीक है ना? यहाँ पे ये नहीं पूछ सकेगा क्योंकि यहाँ फूले ऑलरेडी लास्ट में लगा हुआ है, तो हो सकता है ये आपसे न पूछे, लेकिन ये एक बार जानते रहिएगा। इनका जन्म 1887 में 27 में पुणे के एक माली परिवार में हुआ था।
और पिछड़ी जाति स्त्रियों और निम्न जाति के लोगों की शिक्षित बनाने के लिए इन्होंने प्रयत्न किया। तो याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले जो थे उन्होंने पिछड़ी जाति की जो स्त्री थी और जो निम्न जाति के लोग थे उनको शिक्षित करने का प्रयास किया था, ये काम इन्होंने किया था। और 1891 में उन्होंने पुणे में एक कन्या विद्यालय भी खोला था। किसने? ज्योतिबा फूले ने पुणे में एक कन्या विद्यालय भी खोला था। इनके बारे में देख लीजिएगा, 1872 में उन्होंने एक पुस्तक गुलामगिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, कितनी बार पूछा गया है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है, मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है या डायरेक्ट पूछ लिया गया, तो ये ज्योतिबा फूले की पुस्तक है। इसी गुलामगिरी में उन्होंने पुरोहित वर्ग को समाज का शोषक बताया कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो समाज का शोषण कर रहे हैं, निम्न वर्ग के लोगों का क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं, ये बताया गया है इसी गुलामगिरी में। जैसे अभी आपने देखा, देखो अब वो जमाना चला गया कि एग्जामिनर आपसे पुस्तक किसने लिखा, किस भाषा में लिखी गई पूछेगा। जैसे अभी आपने देखा कि संवाद कौमुदी में क्या बात की गई, तो सती प्रथा को खत्म करने की बात की गई उस पत्रिका में। उसी तरीके से गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले ने ये कहा, मतलब कि ये रिलेट किससे करती थी, इस किताब में क्या बात थी कि पुरोहित वर्ग या जो उच्च वर्ग थे उन्होंने निम्न वर्ग का शोषण कर रहे हैं बहुत ज्यादा, बात कही जा रही है। तो याद रखिएगा गुलामगिरी का संबंध किससे है, तो यह अस्पृश्यता को दूर करने से ये संबंध रखती है, पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, इनकी अन्य पुस्तकों का नाम याद रख लीजिएगा, कई बार आपसे गुलामगिरी तो पूछ चुका है, तो हो सकता है अन्य पुस्तक इनसे पूछ सकता है ज्योतिबा फूले की। तो कहिएगा सार्वजनिक सत्य धर्म, तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी इत्यादि, यह इनकी अन्य पुस्तकें थी। याद रखिएगा इन्हें लोग प्यार से महात्मा भी कहते थे, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको लोग प्यार से महात्मा की संज्ञा देते थे, तो अधिकतर लोग गांधी को बोल देंगे, नहीं ज्योतिबा फूले को करते थे। याद रखिएगा इन पर शिवाजी महाराज, जॉर्ज वाशिंगटन, वासुदेव बलवंत फड़के और टॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन का प्रभाव था। और याद रखिएगा 1890 में इनका देहांत हो गया था। तो ये कुछ इनके बारे में था जो आपको जानना जरूरी था, यहाँ से भी आपसे पूछ लिया जाता है। अब ये देख लेते हैं, अभी आपने देखा कि जो अनुसूचित जाति आंदोलन चल रहे थे, जो निम्न जाति आंदोलन चल रहे थे, उसमें अभी आपने सत्यशोधक समाज को देखा, फिर उसी में आपने देखा था कि एक दो और आपने देखा था, उसी में आपके डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी भी आएगा। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी भी काम का क्या करेगा, अस्पृश्यता को खत्म करने के काम करेगा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1906 में होती है, और महाराष्ट्र में विट्ठल राम जी शिंदे के द्वारा, जिनका शॉर्ट नेम BR शिंदे है, इनके द्वारा डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की जाएगी। और याद रखिएगा दलित जातियों में अपने अधिकारों की प्रति जागृति पैदा करना, मतलब कहीं ना कहीं दलितों के उत्थान को करना, बढ़ाना, यही इस डिप्रेस्ड क्लास का भी एक तरीके से महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। ठीक ना, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना था। अब आइए चलिए देख लेते हैं कि मेरे प्यारे भाई जस्टिस पार्टी आंदोलन क्या था। जस्टिस पार्टी आंदोलन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक नाम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ, इसकी स्थापना 1916 में CN मुदलियार, P त्यागराज चेट्टी, TM नायर, 1937 में रामास्वामी नायकर इस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। किसके? जस्टिस पार्टी आंदोलन के। ठीक है ना, याद रखिएगा ये जो जस्टिस पार्टी आंदोलन थी, यह भी कहीं ना कहीं साउथ में जो अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण हो रहा था उसी से रिलेट करती थी, बस इतना ही आपको जानना है। अब आइए देखते हैं वायाकोम सत्याग्रह 1924 में जो लागू किया गया। वायाकोम सत्याग्रह किया गया 1924 में, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि वायाकोम सत्याग्रह क्या था। ध्यान रखिएगा वायाकोम सत्याग्रह जो कि 1924 में शुरू किया गया, ये क्या है देखना। यह सबसे पहले तो केरल में मंदिर प्रवेश को लेकर के सवर्ण और निम्न वर्ग के बीच चलाया गया था। मतलब कि जो वायाकोम सत्याग्रह था यह भी कहीं ना कहीं निम्न जाति आंदोलन से संबंध रखता है। और यह क्यों हुआ? क्योंकि जो आप मंदिरों में देखे होंगे कि पहले सवर्ण जाति को प्रवेश होता था, निम्न जातियों को प्रवेश नहीं किया जाता था, नहीं करने दिया जाता था। आज भी भारत के कई मंदिरों में आप देखेंगे इस तरह के विवाद आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इस वायाकोम सत्याग्रह का संबंध इसी से है, मंदिर प्रवेश को लेकर के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इतना ही आपको यहां से बस जानना है, इससे ज्यादा आपको यहां से नहीं जानना है। अब आइए देख लेते हैं गुरुवायूर सत्याग्रह, इसका संबंध किससे है? ये गुरुवायूर सत्याग्रह यह भी दलितों के उत्थान से ही संबंध रखता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से बस आपसे यही चीजें पूछी जाएंगी, जहां से आपसे जाएंगी वहां मैं आपसे डीप बताते चल रहा हूं। तो याद रखिएगा गुरुवायूर सत्याग्रह का संबंध भी किससे है? तो यह दलितों के उत्थान से ही संबंध रखता है, मतलब कि दलितों के बारे में बात यहाँ पे किया गया है। अब आइए देख लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर और दलित आंदोलन। आपने देखा दलितों के बारे में हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, डॉक्टर अंबेडकर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है निम्न जाति को ऊपर उठाने में, याद रखिएगा। तो अब इनके अंबेडकर के बारे में सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जानते हैं, क्योंकि कई बार मेंस में
इनके व्यक्तित्व की चर्चा पे बात कर लिया गया है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म होता है, और इसी 14 अप्रैल को प्रतिवर्ष आप भीमराव अंबेडकर दिवस भी मनाते हैं। अस्पृश्य महार कुल में जन्म होता है इनका। इनका जन्म स्थान इंदौर के महू में है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार आपसे पीसीएस में पूछ लिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो मध्य प्रदेश के महू में, इंदौर के महू में, और कब 1891 में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इनका पहला विवाह रामाबाई से हुआ था, जिनकी मृत्यु के बाद अंबेडकर ने दूसरा विवाह शारदा कपूर नामक ब्राह्मण महिला से किया। ठीक ना। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिएगा हवा भी बनाते हैं, कह रहे अंबेडकर तो डायरेक्ट किससे, ब्राह्मण से शादी किए थे। नहीं, ध्यान रखिएगा, पहली भी जो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था रमाबाई, उनकी मृत्यु हो गई, तब यह एक शारदा कपूर नामक ब्राह्मण महिला होती है, उनसे शादी करते हैं, याद रखिएगा। कार्य इनका क्या है, इनके कार्य इंपॉर्टेंट देख लीजिए। 1920 में दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का ये गठन करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई। कब, 1920 में। याद रखिएगा 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना कौन करेगा, यही आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इन्होंने अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने व सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए महार आंदोलन भी चलाया था। तो महार आंदोलन से किसका संबंध है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे कई जगह क्या होता है कि अधिकतर बच्चे जानते हैं कि निम्न जाति आंदोलन से संबंध सिर्फ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, और पीछे के जो निम्न जाति आंदोलन अभी आपने देखा वहां के कंफ्यूज करके भीमराव अंबेडकर से पूछ लेता है, और लोग भीमराव अंबेडकर को लगा चले आते हैं। नहीं, भीमराव अंबेडकर का यहाँ अकेले पढ़ो कि इन्होंने क्या क्या काम किया निम्न जातियों के लिए। ठीक ना। इनके अलावा भी और लोगों ने भी काम किया था, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्होंने काम किया था। ठीक ना। इन्होंने 1927 में मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत पत्रिका कई बार पूछा गया किसकी पत्रिका है, तो भीमराव अंबेडकर की है। और अगर आपसे पूछ ले कि किस भाषा में, मैच द फॉलोइंग में, तो आप कहिएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है ये मराठी भाषा में है, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई है, 1927 में। याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर ने समाज समता संघ की भी स्थापना की थी, कि इसके माध्यम से ये कहना चाह रहे थे कि समाज में समानता है, इस संघ की स्थापना यही करेंगे। याद रखिएगा 1926 में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, जिसको इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का भी गठन यही करेंगे भीमराव अंबेडकर। लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में निम्न वर्गों के लिए प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपने देखा था कि 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय थे जिन्होंने भाग लिया था, वो थे भीमराव अंबेडकर। और तीनों में जो यह क्या करेंगे, निम्न वर्गों के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे। याद रखिएगा, दूसरे वाले में ही जब कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाते हैं, तो यहीं पे इनको पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के गांधी जी से विवाद हो जाता है, और गांधी जी कहाँ होते हैं, भारत वापस लौट आते हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो भीमराव अंबेडकर थे। गांधी जी सिर्फ दूसरे में गए थे, कांग्रेस की तरफ से, और किस जहाज से गए थे, राजपूताना जहाज से गए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना। चलिए आगे की तरफ देखिए। भीमराव अंबेडकर ने हरिजनों के कल्याण एवं अछूत उद्धार हेतु 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग, जिसको बोलते हैं दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, की स्थापना की, तथा 1927 में बहिष्कृत भारत नामक पाक्षिक पत्रिका। याद रखिएगा, बहिष्कृत भारत नामक, अभी आपने देखा, यह एक प्रकार की पाक्षिक पत्रिका थी जो कि मराठी भाषा में थी। इसको शुरू किसने किया था, भीमराव अंबेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिएगा 1931 का आपका कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन होता है, कराची अधिवेशन आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा। उसी कराची अधिवेशन में पारित जो मूल अधिकारों को पास कराया गया था, उसमें जाति पाति की जगह समानता की बात पहली बार की गई थी। याद रखिएगा, जो 1931 का कराची अधिवेशन कांग्रेस का होता है, वहां पे मूल अधिकारों की बात पास की जाती है। जो आज आप वर्तमान में फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के, और आप यहाँ पे आर्टिकल 32 तक जो बात करते हैं कि हमारे राइट्स हैं, मूल अधिकार है, राज्यों के विरुद्ध मिले हमें अधिकार हैं यहाँ नागरिकों को, उसी तरीके से उस समय देखा गया कि भाई नागरिकों के भी तो कुछ अधिकार होने चाहिए। तो इस 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इस मूल अधिकारों को पास किया गया। उसमें यहाँ याद रखिएगा कि जाति पाति को दूर रखते हुए समानता पे बल दिया गया, समानता की बात की गई कि सभी वर्ग क्या है, एक समान होंगे, और सभी के राइट्स क्या होंगे, एक ही होंगे, सबके मूल अधिकार क्या होंगे, एक ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा।
अब देखिएगा, जब गांधी जी से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में अंबेडकर का विवाद हो जाता है दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर के, तो इसी 1932 में जब जब अंबेडकर भारत आते हैं और गांधी भी भारत आते हैं, तो यहीं पे इन दोनों लोगों के बीच में पूना समझौता होगा। पूना समझौता, ठीक ना, जिसको पूना पैक्ट आप बोलते हैं, कब होता है? 1932 में, ठीक ना। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन ये करेंगे अंबेडकर। 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे। याद रखिएगा, अंबेडकर पहले हिंदू में थे, बाद में यह 1956 में जाकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म इनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में इस तरह के ऊंच नीच जाति प्रथा की कोई बात नहीं की गई है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अंबेडकर के सारे पॉइंट्स मैंने एक जगह रख दिए हैं, ध्यान रखिएगा, आपको कहीं से खोजने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की मृत्यु के बाद 1957 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया। यद्यपि इस पार्टी की स्थापना का फैसला 1955 में बाबा साहब के निवास पर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में लिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने अछूतों के उत्थान हेतु कार्य किए थे। याद रखिएगा, गांधी जी ने भी कई कार्य किए थे, बस वो था क्या था कि अंबेडकर से थोड़ा सा उनके विचार मिल नहीं रहे थे, लेकिन गांधी जी ने भी अछूतों के लिए, जो अनुसूचित जाति थे, निम्न जाति वर्ग के लोग थे, उनके लिए भी गांधी जी ने भी बहुत ज्यादा काम किया था। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, गांधी जी सर्वप्रथम इन्हें हरिजन भगवान का जन का नाम दिया। याद रखिएगा, गांधी जी ही, याद रखिएगा, कहते हैं इन निम्न जाति के लोगों को कहते हैं कि ये हरिजन है, हरि के जन है। याद रखिएगा, कई बार आपसे अर्थ पूछ लिया जाता है, तो सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया? गांधी जी ने। और इस हरिजन का अर्थ है भगवान का जन या हरि के जन, मतलब ये भगवान के जन्मे हुए लोग हैं। इनको इतनी बड़ी संज्ञा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। इनके कल्याण के लिए 1932 में गांधी जी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। तो अब मान लीजिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना पूछ दे किसने किया, तो लड़के अधिकतर भीमराव अंबेडकर को करके चले आते हैं। नहीं, 1932 में ही अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना कौन करेगा? गांधी जी करेंगे, जिसे 1933 में नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ नाम दे दिया गया। तो याद रखिएगा, यही जो 1932 में गांधी जी अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना करेंगे, इसी का नाम बदल करके 1933 में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया, जो कि गांधी जी के द्वारा अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए ये बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो आज की क्लास थी यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त थीं, उनको किस किस तरीके से किस गवर्नर जनरल के द्वारा या किन भारतीय लोगों के द्वारा दूर किया गया। ये सारी चीजों को हमने एक जगह देखा। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम लोग एक एक दिन में एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करते चल रहे हैं। बाकी कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम देखेंगे। तब तक के लिए यहीं पे आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। प्लीज आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन अनुरोध है, इस वीडियो को आगे की तरफ जरूर शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए मैं रात भर बैठ के मेहनत करता हूँ, सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके फिर पीपीटी बनवा करके फिर क्लास लेने आता हूँ। तो याद रखिएगा, प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग, बस मेरे लिए रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग बस मेरा सहयोग करिए। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद होगा। बाकी एकदम आप लोग कंटेंट से ये परिचित ही होंगे, जो भी इसमें मेरे बड़े भाई होंगे, बड़ी बहन होंगी, जो भी हमारे मित्रवत लोग होंगे, ये सभी लोग कंटेंट को देख करके जान ही जाएंगे कि कंटेंट में दम है या नहीं है। ठीक है ना? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करिए, लाइक्स भी किया करिए, सब्सक्राइब भी किया करिए। आप सभी लोगों के लिए याद रखिएगा, घटना चक्र मैं लेकर के आया हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि घटना चक्र को किस तरीके से साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ें। ये साइंटिफिक अप्रोच आपको क्लास में बताया जाएगा। तो अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कल वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, ऐड भी किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन हम लोग घटना चक्र को 199 में आप परचेस कर सकते हैं पर मंथ, और हम आपको पढ़ाएंगे। और पूरे घटना चक्र को याद कराना हमारी जिम्मेदारी है। ऑफलाइन अगर आप आना चाहते हैं, तो यहाँ नेहरू विहार मुखर्जी नगर में आके आप मात्र 499 रुपये में क्लासरूम में बैठ करके अच्छे से घटना चक्र को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल समझते हुए आप फैक्ट को याद कर सकते हैं। तो अगर जिनको जैसा भी लगे, वो कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पे संपर्क कर लेंगे, वहाँ से एडमिशन ले लेंगे। ठीक है? बाकी आप लोग के लिए जो ये मैं फ्री बैच चला रहा हूँ, इसको तो प्लीज़ लॉन्च कर दो यार, आगे की तरफ इसको कर दो, ताकि ये जो फ्री बैच है यह आपका आगे की तरफ जब जाए तो इससे गरीब विद्यार्थी भी पढ़ लिख करके आगे बढ़ सके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आज की जो ये क्लास है यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है? अभी थोड़ी देर बाद आपकी घटना चक्र की आज मैं एक प्रैक्टिस क्लास कराऊंगा, और उस माध्यम से लगभग हम लोग 500 क्वेश्चनों को, जो भी एक एक सब्जेक्ट है उनके 500
हजार हजार महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। याद रखिएगा। और ये अगर आप घटना चक्र वाला भी लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस कर लिए तो आप देखिएगा नोट्स तो पढ़ ही रहे हैं, और घटना चक्र भी पीवाईक्यू कर लिए, तो ये सोने पे सुहागा का काम करेगा। आप देखेंगे कि शानदार तरीके से आपकी एग्जाम में जीत होगी। तब तक के लिए आज की जो क्लास है यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी कल फिर मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल, ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक यू।